नमस्कार, आप देख रहे हैं M1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज की बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। घुसपैठियों का बनेगा डेटाबेस, नहीं कर पाएंगे यूपी में प्रवेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है और हाईटेक एंटी इन्फिल्ट्रेशन प्लान तैयार किया है। सूत्रों की माने तो ये मॉडल देश का अपनी तरह का पहला मॉडल होगा जिसमें घुसपैठियों की पहचान से लेकर उनकी दोबारा एंट्री रोकने तक की पूरी प्रक्रिया को फुल प्रूफ और डिजिटल किया जाएगा। इस नई नीति के तहत यूपी में पकड़े जाने वाले सभी घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे, फेशियल रिकॉग्निशन भी लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक विवरण भी लिया जाएगा और पूर्व रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ हर एक नाम को नेगेटिव लिस्ट में भी डाला जाएगा जिसे देश के सभी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा ताकि कोई भी घुसपैठिया भविष्य में देश के अंदर प्रवेश ना कर सके। और इस मॉडल को बाकी जो स्टेट है वो भी अपना सकते हैं क्योंकि एक बड़ा कदम होगा। जिस तरीके से अगर बात करें, एक बड़ी तादाद रोहिंग्याओं की, एक बड़ी तादाद बांग्लादेशियों की भारत में आ गई है, उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। तो इसको देखते हुए अब जो एसआईआर चलाया जा रहा है उससे भी डेटा मिलेगा। यूपी सरकार की बात करें तो उन्होंने साफ बोला है सीएम योगी ने कि भाई आप जब एसआईआर करने जाते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट होता है ठोक बजा के देखिए, अच्छी तरह खंगालिए, छानबीन कीजिए। इसके अलावा उन्होंने जनता के लिए भी एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जनता की जिम्मेदारी है कि आप भी अपने घर में किसी को अगर किराए पर रखते हैं या किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह देखा जाए, परखा जाए, तब रखा जाए क्योंकि आम जनता की जिम्मेदारी है। घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता, यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक बड़ा एक्शन घुसपैठियों के खिलाफ पहली बार लिया जा रहा है और ये पहल योगी सरकार द्वारा की गई है। एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें उनके बायोमेट्रिक्स होंगे, यानी उनका रेटिना स्कैन होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस भी लिए जाएंगे, उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे, ये तमाम जो डिजिटल प्रिंट्स होते हैं वो लिए जाएंगे। और ये डेटा जो है बनाने के बाद पूरा डेटाबेस बाकी राज्यों से भी साझा किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में रह रहा है और कुछ दिन बाद जो है उत्तर प्रदेश से निकल के देश के किसी और भाग में जाकर के बस जाता है, रहने लगता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन नीति की यूपी सरकार अपना रही है। एक बड़ा अच्छा ये स्टेप कहा जा सकता है क्योंकि घुसपैठिए की बात करें तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों ही अपने आप में एक परेशानी का सबब बने हुए हैं। कुछ पार्टियों के लिए ये वोट बैंक जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये भी साफ है कि ये जो देश के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं, जिनका अधिकार संसाधनों पर है, कहीं ना कहीं उनके इन अधिकारों का हनन इन लोगों की वजह से होता है। डॉक्टर आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर आदर्श कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। आदर्श जी, आप कैसे देखते हैं, योगी सरकार अपनी तरह का एक पहला ये डेटाबेस तैयार कर रही है जो घुसपैठियों की पहचान भी करेगा, उनका डेटा भी कलेक्ट करेगा और बाकी राज्यों के साथ भी साझा करेगा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो प्रक्रिया है वो अपने आप में जो है वो सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो अपने आप में बेहतरीन है। और हाल ही में जो जिस तरीके से देश भर में आप देखते हैं कि अलग अलग घटनाएं सामने आई है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये सराहनीय कदम है। और इसमें जो है नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है, खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। और इसके लिए जो है एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। और जो हमारे खास तौर से जो
एआई के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ली जा रही है कि कैसे हम अपने सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो है आने वाले समय में और बेहतर प्रक्रिया हमें देखने को मिली। जी, ये जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा इसमें तमाम घुसपैठियों की डिटेल्स होंगी, लेकिन खासकर ये एक बात सामने आ रही है कि अपनी तरह का पहला ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है या पहला कदम है। इससे एंटी इन्फिल्ट्रेशन नीति जो है वो और स्ट्रांग होगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के लिए भी कारगर सिद्ध होगी। आदर्श जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। एक बार जब सवाल जी, मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके की यूपी सरकार ये पहली नीति अपना रही है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन जिसे कहा जाता है, ये सिर्फ एक यूपी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी कारगर साबित होगी, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक बड़ा मुसीबत का सबब, बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल, ये जो है सिर्फ यूपी की बात नहीं है, बल्कि चाहे वो बिहार हो या देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे तो जिस तरीके से घुसपैठिए सामने आ रहे हैं और उनका जो है कई वारदातों में लिप्त होना पाया गया है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इस सिस्टम को जो है पूरे देश भर में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारा प्रशासन है, वो बेहतरीन तरीके से लागू करे। क्योंकि जब हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन, हमारा शासन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चले और उसमें आम जनता को किसी तरीके से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो इसके लिए अब तकनीक की मदद लेनी पड़ेगी और तकनीक के जरिए ही इसमें इस कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनकी शिनाख्त की जाए, बिल्कुल उनका जो है एक डेटाबेस सिस्टम हो। मैं तो ये कहता हूँ कि हर नागरिक का जो है जिस तरीके से एक डेटाबेस सिस्टम होना चाहिए जो सरकार के पास, और जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कोई भी जान सके, समझ सके, तो ये जो है इससे जो है काफ़ी आसानी होगी और ये आने वाले समय में और बेहतर जो है स्थिति में होगा। जी जी, एक मसला और भी है, जिस तरीके से एसआईआर की हम बात कर रहे हैं, एसआईआर यूपी में चलाया जा रहा है, एसआईआर को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने भी बहुत सी बातें कही हैं, लोकसभा चुनाव सुधार यानी कि एसआईआर पर 28 मिनट की उन्होंने स्पीच दी। उन्होंने ये बोला कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती हैं, और जहां तक चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, ईबी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल है, इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल करना चाहती है, उनको निर्देशित कर रही है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सरकार एसआईआर के नाम पर एनसीआर करवा रही है। उनका इशारा प्रदेश में विदेशी नागरिकों के लिए खोले गए डिटेंशन सेंटर की तरफ भी था कि जब एसआईआर हो रहा है, आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर कौन है, तो इन डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, ये भी आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम अपनी डिबेट को बढ़ाएंगे आगे। I want to make it very clear, the discussion is about votes, the discussion is about the stealing of votes, the discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. Give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, सेल्फ एफिडेविट
सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिस पर सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। Why was it that he framed the entire तो आपने सुना क्या कुछ कहा। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो संसद में अपनी बातें कही हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही है कि चुनाव के बाद ईवीएम जो है उसका एक्सेस जो है राजनीतिक पार्टियों को दिया जाए। मायावती और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए जाए। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए हैं कि ये एसआईआर के बहाने एनसीआर हो रहा है। आदर्श जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके की मांगे विपक्ष रख रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मांगे वैलिड है? क्या ये अब जो डिजिटलाइजेशन हर चीज का हो चुका है, वापस हमें क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए? इस तरह की मांगे उठाकर केवल टाइम बर्बाद करने वाली बात होती है, उससे होता कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुझे तो याद है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उस समय भी अराजकता होती थी और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी और काउंटिंग में कई तरह से दिक्कत आती थी। ये भी खबरें आती थी कि जीता कोई और सर्टिफिकेट किसी और को मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर के ज़माने में इस तरह की शिकायतें नहीं होती थी। बैलेट पेपर के ज़माने में भी जो है मैंने बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, क्योंकि मैं बचपन से इलेक्शन के प्रोसेस को देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ और उसमें भागीदार भी रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अब जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है। अब सवाल उठाने का अर्थ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह की समस्या है तो आप उसके सुधार के लिए आप प्रोसेस बताइए, आप किसी प्रोसेस का सहारा लीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और उसमें सुधार लाने की बात कीजिए कि इसमें ये फीचर ऐड होने चाहिए, ये फीचर शामिल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम बैलेट पेपर के ज़माने में जाए। दूसरी बात, देखिए, एक चुनाव प्रक्रिया है चुनाव कराने की और चुनाव आयोग उसको करता है। अब उसका एक्सेस जो है पार्टियों को दिया जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है ये उचित भी नहीं है। बेहतर ये होता है कि चुनाव आयोग चुनाव जो है वो कराए। अगर आपको कहीं लगता है कि किसी तरह की इसमें पक्षपात पूर्ण कार्रवाई हो रही है या किसी तरीके से आपको लगता है कि उचित नहीं है, तो आप उसकी शिकायत दर्ज कराते रहें और शिकायत दर्ज कराया जाता है। और आपको याद होगा कि सर को लेकर के, एसआईआर को लेकर के जो बिहार में सवाल उठाए गए थे, उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई की जी। और उस पर जो है उसको सुधार लिया गया। तो अब इसमें अगर कोई कहे कि नहीं, जो है पहले का जमाना सही था कि बैलगाड़ी से चलते थे और कार से चलने से जो है जाम होता है, दिक्कत होती, तो ये बेतुकी बातें हैं। जो सिस्टम है पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ, ऑनलाइन की तरफ जा रही है। तो बेहतर यही होता, बल्कि आने वाले समय में जो अभी इतनी काउंटिंग में समस्या होती है उससे आप देखेंगे कि व्यक्ति, हो सकता है कि आने वाले सालों में व्यक्ति अपने मोबाइल से वोटिंग कर ले, तुरंत रिजल्ट आ जाए, बहुत तरह की प्रक्रिया संभव है। जी, तो हमें अभी जो राहुल गांधी भी एक बात कह रहे हैं आदर्श जी, वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ईवीएम का एक्सेस राजनीतिक पार्टियों को दिया जाए। ये मतलब बात समझ नहीं आती, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय होती है, किसने क्या वोट दिया है, कैसे दिया है। क्योंकि अभी अगर बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में हर राउंड के अंदर अनाउंसमेंट होती जाती है, इसमें इतने वोट किसको पड़े हैं, सेकेंड राउंड में किसको पड़े हैं, थर्ड राउंड में किसको कितने पड़े हैं। ऐसे में चुनाव के बाद ईवीएम के डेटा का एक्सेस मांगना, ये आपको कैसा लगता है? क्या ये जायज है? क्या राजनीतिक पार्टियां इसकी हकदार है कि उनको मालूम होना चाहिए? नहीं, देखिए, उसमें चुनाव आयोग जो है, बेहतर ये होगा कि चुनाव आयोग में अगर आपको लगता है कि नहीं रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो चुनाव आयोग में अलग अलग
व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका एक्सेस जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं करा रही है, पर चुनाव जो है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग अपने स्तर पे उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको जो लगता है कि नहीं संदेह की बात है, तो उसके लिए हो सकता है कि एक आध रिप्रेजेंटेशन के तौर पे रख दिए जाएं, कि हर पार्टी से एक रिप्रेजेंटेशन रख दिए जाए, उनको बता दिया जाए। लेकिन एक्सेस देने की बात मुझे बेतुकी लगती है कि आपको ईवीएम का एक्सेस क्यों चाहिए? जब काउंटिंग हो रही है, जब रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो उसमें इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको भरोसा करना पड़ेगा, और आप हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। सवाल यह है कि आप मान लीजिए कि कहीं बहुत सारी चीजें होती, किसी का नाम है, किसी का नाम हटा, किसी का नाम कट गया, तो उसको सुधार के लिए एक प्रक्रिया है। आप उस प्रक्रिया का जो है पालन कीजिए और उसके तहत आगे बढ़िए। ये हमेशा जो है उस तरीके की नहीं चलेगी, तो ये जो है उनको समझना चाहिए। जी, एक तरफ अगर आपने देखा हो कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि वोट चोरी हो रही है, वोटों के साथ गड़बड़ी की जा रही है और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, और ऐसे में दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो आपने देखा होगा राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा था कि एक व्यक्ति के नाम पे अलग अलग, एक व्यक्ति की फोटो से अलग अलग नाम पर अलग अलग जगह पर बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। ऐसे में वो कहते हैं कि एक आदमी के नाम पर बहुत सारे जगह पर जो है वोट होता है, दूसरी तरफ वो एसआईआर भी नहीं कराते। ये डबल स्टैंडर्ड पर चल रहा है विपक्ष, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि क्या इससे जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? आपको एसआईआर करवाना नहीं है, आपको ये भी लगता है कि वोटों के साथ गड़बड़ हो रही है? देखिए, सिंपल सी बात है कि अच्छी बात है कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक महिला का नाम जो है वो कई जगहों पे है और वो इतने वोट डाल चुकी है, अच्छी बात है। तो इसी तरीके से वो अपने कार्यकर्ता, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लोगों को जागरूक करे और वोटर लिस्ट जो है उसकी चेकिंग करे, उसको उसमें अगर उन्हें कहीं भी अगर अनियमितता नजर आती है तो इसकी जो है शिकायत कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनता आजकल जागरूक हो चुकी है, और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे कि गांव में जो है या फिर शहरों में भी सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं वो वोटर लिस्ट पे निगाह रखते हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एक आध हो सकता है अपवाद के तौर पे उस तरह की चीजें सामने आ गई हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता कि बड़े पैमाने पर इस तरह की चीजें हो और लोगों को पता न चले, लोगों को जानकारी न हो। एक व्यक्ति का नाम कटता है तो पूरे गांव को मालूम होता है, एक व्यक्ति का नाम हटता है तो पूरे मोहल्ले को पता होता है। तो ऐसी चीजें अब नहीं रही है। आप जी, जनता भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे में जो दावे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज नहीं लगता। और एसआईआर को लेकर के जो हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, लोग खुद जागरूक हैं कि उनका नाम कहां पर है, कहां होना चाहिए, कहां पर नहीं होना चाहिए, कहां पर ट्रांसफर होना चाहिए। ये लोग खुद इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर के, ऑफिस से छुट्टी लेकर के, कैसे भी चीजों को मैनेज करके करवाने पहुंच रहे हैं। आदर्श जी, फिलहाल वक्त नहीं है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इस चर्चा में इतना ही। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।